नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और CGPSC या सीजी व्यापम के कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 1, मानव सभ्यता का जन्म कहाँ पर माना जाता है? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी पर्वत के किनारे, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए नदी के किनारे, ठीक है। तो मानव सभ्यता का जन्म कहाँ पर माना जाता है बेटा? हमेशा ध्यान रखना नदी के किनारे। क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 2, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन किस प्रकार की समस्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी नैसर्गिक आपदा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ बेटा कि आप जो है क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए कि और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए कि आपको क्वेश्चन बोला क्या कहा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको सभी को पता है कि बाढ़ और सूखा, मृदा अपरदन किस प्रकार की समस्या है, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वे होते हैं जो मानवीय प्रयास से बाहर होते हैं, जैसे बाढ़ और सूखा, इसमें किसी भी मानव का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जल संग्रहण के निम्न लाभ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, ऑप्शन नंबर बी जल मांग आपूर्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी जल स्तर में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप ये बहुत ही आपके लिए इजी क्वेश्चन हो और बहुत जल्द जिसको भी चलिए आंसर पता है बेटा जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो जल संग्रहण आप करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होगा, आप ये तर्क लगाइए। चलिए ऑप्शन सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी, बिल्कुल सही बात है। जल मांग की आपूर्ति, जल मांग की आपूर्ति से तात्पर्य है कि पौधों को जितनी चाहिए वो पौधों को जितनी जल की आवश्यकता होगी वो पूर्ति होगा। जल स्तर में वृद्धि मतलब वाटर लेवल में वृद्धि होगी, तो ठीक है। तो ये तीनों जल संग्रहण होने से जो तीनों ऑप्शन है सटीक बैठ रहे हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है जो बेटा सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 4, जल क्रांति अभियान योजना प्रारंभ की गई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए 5 जून 2017, ऑप्शन नंबर बी 8 जुलाई 2018, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 जून 2017। फिर से मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जल क्रांति अभियान योजना प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 5 जून 2017 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5, रावी व्यास नदी का जल विवाद कौन से राज्यों के बीच है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आज इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मेरे साथ जो है याद भी आप करते चले जाएंगे। चलिए रावी और व्यास नदी का जल विवाद कौन से राज्यों के बीच है बेटा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान,
और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये बता दूं कि जो रावी और व्यास है वो सिंधु की सहायक नदी है, और सिंधु नदी की जो उत्पन्न होती है वो कहाँ है, मानसरोवर झील है। ठीक है, तो ये रावी और व्यास नदी का जो जल विवाद है ये तीनों स्टेट में है बेटा, ध्यान से समझना है। नहीं, पंजाब में भी है, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में जो है रावी व्यास नदी को लेकर के विवाद है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 6। ठीक है, पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर कौन दो राज्यों के बीच विवाद है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, पेरियार नदी पर निर्मित जो मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर जो है केरल और तमिलनाडु के बीच जो है विवाद है। ध्यान से याद कर लेना बेटे, इसे केरल और तमिलनाडु के बीच, इन दो राज्यों के बीच में क्या है, विवाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 7। ठीक है, दो राज्यों के बीच नदी और घाटियों के नियम तथा विकास हेतु कौन सा बोर्ड गठित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर बी नदी शांत बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मिलन बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा, दो राज्यों के बीच नदी और घाटियों के नियम तथा विकास हेतु जो बोर्ड का गठन किया गया उसका नाम है नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ध्यान से याद कर लेना बेटा, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 8 हो जाएगा। ठीक है, दो राज्यों के बीच जल विवाद होता है ऐसा कानून जो पूरे भारत में मान्य है। आप समझिए कि क्वेश्चन हमेशा क्या बोला गया, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। दो राज्यों के बीच अगर बेटा जल को लेकर अगर विवाद होता है तो ऐसा कानून जो पूरे भारत में मान्य है ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए नदी बोर्ड अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी अंतर्जातीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है। ठीक है, तो दो राज्यों के बीच अगर जल को विवाद लेकर अगर कोई विवाद होता है दो राज्यों के बीच तो और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 जो है उसे क्या करेगी, सॉल्व करेगी, जो कानून जो है पूरे भारत में मान्य है। आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो 8 हो गया, अगला जो क्वेश्चन 9। ठीक है, राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे और इसे मुखाग्र याद कर लेना भी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को और अन्य खास दिन कौन है इसी से रिलेटेड? तो 14 अप्रैल है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से रिलेटेड है। ठीक है, 14 अप्रैल। जैसे आपको 5 जून को याद रखना है, 21 जून को याद रखना है, इवन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट में से एक है बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है बेटा? ठीक, देखो अगर दो राज्यों के बीच नदियों को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो उसका संविधान में मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कौन से आर्टिकल में इसको दर्शाया गया है या लिखा गया है? तो इसका जो चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 263 आर्टिकल है, अनुच्छेद 265 अनुच्छेद 124 अनुच्छेद और ऑप्शन नंबर डी 214 अनुच्छेद। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 263 अनुच्छेद या आर्टिकल। ठीक है, देखो कोई भी जो नदी है अकेले तो एक स्टेट में होगी नहीं, उनका जो उद्गम अलग स्टेट में होगा
होगा या फिर विसर्जन होगा अलग स्टेट में, या कहीं से गुजरते गुजरते अलग स्टेट तो आएगा। तो इन्हीं दो स्टेटों के बीच जो है नदियों को लेकर के जो सुलझाने के लिए है जो संविधान के 263 अनुच्छेद में है। याद कर लेना बेटा इसे मुखाग्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 11, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु बेसिन की नदियों से जुड़े विवाद का सफलतापूर्वक समाधान करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ध्यान से समझना। देखो भारत और मैंने ये बताया था कि सिंधु नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील उत्तराखंड है, और ये जो सिंधु नदी है ये जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नीचे पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो देखो सिंधु नदी जो भारत में तो उद्गम है लेकिन पाकिस्तान से होते हुए क्या है अरब सागर में मिलती है। तो इन दोनों सिंधु बेसिन की नदियों से जुड़े विवाद का सफलतापूर्वक समाधान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक ने इन सफलतापूर्वक जो है समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 12, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, देखो अभी नदियां जो है अपने अपने स्टेट में होती है, जैसे जिस जिस स्टेट में अब जो नदियां उद्गम होती है वो राज्य सरकार उनके ऊपर अपनी संपत्ति जो है अधिकार स्वामित्व होता है राज्य सरकार, ठीक है। अगर ये बोला गया है कि यदि नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल विवाद बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, नदी समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों पर नदी जल को अपना अधिकार मानने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर राष्ट्रीय संपत्ति हम घोषित कर देते हैं नदियों को तो राज्य जो है नदी को अपना अधिकार मानते हैं, वो जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 13, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल नीति के तहत निम्न कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, जल का उचित उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, जल स्रोतों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति के तहत निम्न कथन सही है। चलिए जल का उचित उपयोग होगा ऑप्शन नंबर बी, जल स्रोतों का संरक्षण होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखो राष्ट्रीय जल नीति के तहत क्या होगा? जल का उचित उपयोग होगा और जल स्रोतों का संरक्षण होगा। जल स्रोत का मतलब क्या है बेटा? जहाँ से जल हमें मिलती है, जो जल का सोर्स है वो उसका संरक्षण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद के समाधान होने में कितना समय लगा था? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 19 वर्ष, ठीक है। देखो कावेरी नदी जो जल विवाद के समाधान होने में, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी 17 वर्ष, ठीक है। क्योंकि दो राज्यों के बीच जब नदी को लेकर विवाद होता है तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है, इसे आसानी से सुलझाया नहीं जा सकती। इसके लिए कमेटी बैठती है, बहुत समाधान ना हो तो DRAC करके एक कमेटी बैठती है, वो फिर समाधान करते हैं। ऐसे बहुत से इनके नियम कानून हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। 15 ये, यदि कोई राज्य जल संबंधी कोई विवाद उठाता है तो केंद्र सरकार सर्वप्रथम उसके लिए कौन सी समिति का गठन करता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने जस्ट इसकी बात की है, अगर आपने ध्यान दी हो तो। चलिए ऑप्शन नंबर ए DRC समिति, ऑप्शन नंबर बी WHO समिति, ऑप्शन नंबर सी FAO समिति, ऑप्शन नंबर डी WLO समिति, ठीक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए DRC समिति, ठीक है। तो देखो राज्य जल संबंधी कोई विवाद होता है तो उसकी केंद्र सरकार जो है उसके लिए कौन सी समिति का गठन करते हैं? DRC कमेटी, ठीक है। याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16 अपना, ठीक है। राज्य जल संबंधी विवाद के लिए केंद्र सरकार DRC गठित करता है जिसका अध्यक्ष होगा। देखो
दो स्टेट के बीच अगर नदी जल विवाद संबंधी हो तो केंद्र सरकार के आगे डीआरसी एक कमेटी गठन करेगा। अब ये बोला गया कि डीआरसी गठित करते हैं जिसका अध्यक्ष होगा ऑप्शन नंबर ए जल क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी सेवानिवृत्त सचिव रैंक अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो राज्य जल संबंधी विवाद के लिए केंद्र सरकार डीआरसी गठित करती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, जल क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति और सेवानिवृत्त सचिव रैंक अधिकारी। याद रखना बेटा सचिव रैंक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 17। ठीक है, यदि डीआरसी राज्य जल संबंधी विवाद को सुलझाने में असफल होता है तो उस विवाद को किसे स्थानांतरित कर देता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से समझ लो बेटा, दो राज्यों के बीच यदि नदी को लेकर विवाद हो तो केंद्र सरकार डीआरसी का कमेटी का गठन करेगा। डीआरसी के लिए कौन कौन अध्यक्ष के रूप में होंगे, जो एक्सपीरियंस हो, सेवानिवृत्त सचिव रैंक अधिकारी हो। अगर देखो ये डीआरसी भी जल संबंधी विवाद को सुलझाने में असफल होता है तो उस विवाद को किसे हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन नंबर बी फसाई, ऑप्शन नंबर सी स्थायी ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थायी ट्रिब्यूनल को जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बेटा। ठीक है, स्थायी ट्रिब्यूनल को जो है स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया जाता है। भैया तुम अब देखो, हमसे नहीं हो पाएगा, डीआरसी कमेटी कहता है हमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम देखो अगला का जो कार्यभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 18। राज्य जल संबंधी विवाद में ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय किसके समान होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं। जैसे देखो दो राज्यों के बीच नदी को लेकर के अगर विवाद हो तो क्या करेगी केंद्र सरकार, डीआरसी कमेटी का गठन करेगी। डीआरसी कमेटी में अध्यक्ष कौन होंगे बेटा, जो एक्सपीरियंस हो या सचिव रैंक का अधिकारी हो वो होगा। ठीक है, अगर डीआरसी कमेटी से जो है निर्णय नहीं लिया तो यह जो है स्थायी ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य जल संबंधी विवाद में ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय किसके समान होगा, फाइनली जो निर्णय देगा वो किसके निर्णय के समान होगा। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश नाम है, सर्वोच्च न्यायालय हिंदी नाम है। ठीक है, इन दोनों एक ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 19। नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, कोई भी नदी जो है एक स्टेट में उत्पन्न होगी, दूसरे स्टेट से होते हुए, तीसरे स्टेट से होते हुए, वो चाहे अरब सागर में हो, चाहे खंभात की खाड़ी में हो, चाहे बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसका सुझाव किसने दिया था कि नदी को आपस में जोड़ दिया जाए। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए इंजीनियर सर ऑर्थन कॉटन ने, ऑप्शन नंबर बी मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी चाणक्य ने। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए इंजीनियर सर ऑर्थन कॉटन ने। फिर से बता दूं, इंजीनियर सर ऑर्थन कॉटन ने। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए, इसे बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं इस वीडियो में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। वर्ष 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किसका गठन किया। ऑप्शन नंबर ए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी जल समाधान एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी वाटर संरक्षण एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही है इंदिरा गांधी जी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। ठीक है बेटा, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना बेटा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा आपको नॉलेज मिला कि नहीं मिला। ठीक है, आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए इसको भी आप कमेंट कर दीजिए, हम तुरंत उस पर वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। ठीक है बेटा, और एक बात याद रखना, इसे दोस्तों में भी शेयर करना ताकि ये वीडियो जो है
अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, इसमें पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम, पॉइंट ऑफ सिलेबस के थ्रू जो है इसमें वीडियो आते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप घर बैठे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को एक सफलता भी दे सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आप CGPSC CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस जो एप्लीकेशन है बेटा, उसे प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। ट्रिक के माध्यम से हर सब्जेक्ट को बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाता है। मेमोरी ट्रिक्स हैं बहुत सारे जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। आपकी गवर्नमेंट जो जॉब की तैयारी बहुत अच्छे से, बहुत ही हाई लेवल से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप जो है कोर्स परचेस कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।